हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? पता है आपका डेट पोस्टपोन हो गया, लेकिन आपको बिल्कुल रिलैक्स नहीं होना है, बल्कि आपको और अपने उत्साह और तेजी मेहनत से और प्रयास को बढ़ाना है, क्योंकि ये आपके लिए अभयदान जैसा है। अभी कोरोना लॉकडाउन वगैरह की वजह से सब लोग पूरे तरह से बिखरे हुए हैं। तो उस परिस्थिति में जो स्टूडेंट लगातार मेहनत करेगा, फोकस रहेगा, सफलता उसके लिए सुनिश्चित है। 65वां बीपीएससी का जैसा कि आपको पता है, डेट बढ़ गया है, कब आएगा कहने का मुश्किल है। मुझसे संभवतः ये दशहरा के समय हो। अभी कुछ भी निश्चित रूप ऑब्जेक्टिव रूप से नहीं कहा जा सकता है। मैंने आपके 65वां बीपीएससी के लिए 39 टॉपिक आइडेंटिफाई किया था। मैं सोचा उसको वन बाय वन करके आपके साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पर लेकर आऊं। उसका उद्देश्य ये है कि मैं अक्सर देखता हूँ कि स्टूडेंट्स जो होते हैं, नॉलेज तो रहता है जब, लेकिन लिखने की बारी आती है तो थोड़ा उनमें कमी देखी जाती है। कैसे शुरू करें, कैसे कंक्लूड करें, खास तौर पर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पर आंसर लिखने में और कठिनाई होती है। तो कई दफ़ा होता क्या है कि आप जानकर भी मतलब आंसर सही नहीं लिख पाते हैं। तो उस परिस्थिति में ये हम जो प्रयास कर रहे हैं, इससे हो सकता है आपको कोई फायदा हो। तो आज हम लोग का एक टॉपिक तो मैं पिछले क्लास में वो किया, जैसे आपको बताया विकसित और विकासशील देशों में लोक प्रशासन की भूमिका टॉपिक पर आपके साथ डिस्कस किया था। मैंने बताया था कि विकसित और विकासशील देशों के बीच जो मतलब लोक का दोनों का जो बीच दोनों में जो लोक प्रशासन है, उसका स्वरूप जो है विगत 2 दशकों में, या आप कह लो ज़्यादा 3 दशकों में व्यापक तौर पर प्रभावित हुआ है। और ख़ास तौर पर इधर कोरोना महामारी वगैरह के वजह से, लॉकडाउन के वजह से और भी बहुत सारे वैश्विक घटनाओं के कारण आज विकसित और विकासशील देश के बीच जो पारंपरिक दूरी है वो कमजोर पड़ गया है। दोनों के लोक प्रशासन के बीच जो मान्यता अंतर विभेद संबंधी मान्यता है वो भी कमजोर पड़ रहा है। और आज दोनों एक समान वैश्विक समस्याओं का सामना कर रहे हैं और एक समान अभिशासन के अनुसार काम करना शुरू कर रहे हैं। तो उसी पर आज हम लोग देखेंगे नौ लोक प्रशासन। इधर विगत कुछ वर्षों से नौ लोक प्रशासन पर क्वेश्चन नहीं आया है, इसलिए मैं नौ लोक प्रशासन को टेकअप ले रहा। देखो, नौ लोक प्रशासन पर आपका जो लास्ट क्वेश्चन आया है वो आया है आपका 53वां 55वां में है। उसके बाद नौ लोक प्रशासन से क्वेश्चन इधर नहीं पूछा गया है, इसलिए मुझे लगा कि इस टॉपिक को टेकअप किया जा सकता है। हो सकता है इस बार आवे, इसलिए हम लोग आज नौ लोक प्रशासन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। मैं एक दिन देख रहा था कि लोक प्रशासन में इन दिनों क्या विकास हो रहा है। तो इस विकास के क्रम में मैंने देखा कि अद्यतन जो सामग्री है, अद्यतन जो दृष्टिकोण है, वह नौ लोक प्रशासन को अलग नहीं मानता है, बल्कि उसे पारंपरिक लोक प्रशासन का ही हिस्सा मानता है। और अधिकांश नए साहित्य में मैं देखता हूँ कि लोक प्रशासन को 3 वर्गों में बांटा गया। एक को पारंपरिक लोक प्रशासन कह दिया गया, दूसरे को नौ लोक प्रबंध कर दिया गया और तीसरे को नौ लोक सेवा उपागम कर दिया गया। तो जैसा कि आप जानते हो, पारंपरिक लोक प्रशासन जो उद्योगेशन के विचारों से आरंभ हुआ 1887 से, और कह सकते हो 1968 में जो प्रथम निम्नवृत्त सम्मेलन हुआ वो उसके द्वारा नौ लोक प्रशासन आया। और उसके मतलब कह सकते हो पारंपरिक लोक प्रशासन का प्रभाव 1887 से 1968 तक रहा। उसके बाद नौ लोक प्रशासन आ गया। फिर 90 के दशक में फिर शुरुआत हो गया उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण का। उस परिप्रेक्ष्य में नौ लोक प्रबंध आ गया। फिर 21वीं सदी में हम जैसे आए, अधिकार मुद्दे महत्वपूर्ण हो गए, लोकतंत्र महत्वपूर्ण हो गए और नौ लोक सेवा उपागम आ गया। तो जहाँ तक नौ लोक प्रशासन का सवाल है कि नौ लोक प्रशासन और पारंपरिक लोक प्रशासन दोनों को कुछ आज के आधुनिक साहित्य में अलग क्यों नहीं रखा जाता है, दोनों को एक ही साथ क्यों रखा जाता है, ये थोड़ा समझ से परे लगा मुझे। ये शायद ये लगा कि पारंपरिक लोक प्रशासन और नौ लोक प्रशासन में जो राज्य और राजनीति और प्रशासन के जो संबंध है, या राजनीति, प्रशासन, अर्थव्यवस्था वगैरह के जो प्रश्न है, उस पर कोई दोनों में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है।
लेकिन हाँ 9 लोक प्रबंध से व्यापक प्रभावित हुआ है और 9 लोक सेवा से भी व्यापक प्रभावित हुआ है। इसलिए हो सकता है कि उन्होंने से आप ले लो 1887 में राजनीति प्रशासन विभागीकरण आया, जिसके तहत माना गया कि राजनीति का काम नीति निर्धारण करना है और प्रशासन का काम उसे क्रियान्वयन करना है। ठीक है, उस समय पुलिस राज्य का युग था, नियामकीय प्रशासन का समय था, राज्य के काम कम थे, सीमित थे। लेकिन आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आई, तो फिर राज्य की भूमिका बदल गई और यह महसूस किया जाने लगा कि लोक प्रशासन को न केवल कार्यकुशलता मितव्ययिता के प्रश्नों को उत्तर देना है, बल्कि उसे समाज के अद्यतन मुद्दों और समस्याओं के प्रति भी संवेदनशील रहना है। तो उस परिप्रेक्ष्य में 9 लोक प्रशासन रह गया। तो जैसे 9 लोक प्रशासन में राजनीति और प्रशासन के बीच जो संबंध है उस पर मतलब, और अगर देखा जाए कि पहले लोक प्रशासन जो था नियामकीय कार्य कर रहा था, पहले लोक प्रशासन जो था वह कार्यकुशलता जैसे प्रश्नों से संबंधित था, पहले लोक प्रशासन जो था वह कह सकते हो क्रियान्वयन का राजनीति निर्धारण कार्य से या सामाजिक के अद्यतन मुद्दे से संबंधित नहीं था, वह छोड़ रखा था राजनीति के भरोसे राजनीति प्रशासन विभागीकरण में। लेकिन 9 लोक प्रशासन में लोक प्रशासन से अपेक्षा की गई कि वह समाज में अद्यतन मुद्दे और समस्याओं के प्रति संवेदनशील बने, उसको टेकअप करे, उसको एड्रेस करे, उसको दूर करने का प्रयास करे। तो उसी को लेकर जो डेवलप हुआ उसी को 9 लोक प्रशासन कहा गया। क्लियर है। 9 लोक प्रबंध में क्या हुआ कि राजनीति या राज्य के संदर्भ में, कि राज्य के संदर्भ में जो पारंपरिक भूमिका रही, लोक प्रशासन के संदर्भ में जो पारंपरिक भूमिका रही, उसमें आमूल परिवर्तन करके राज्य के भूमिका कम करके बाजार को भूमिका देने की, निजी क्षेत्र को भूमिका देने की बात कहेगी। तो निश्चित रूप से बड़ा व्यापक परिवर्तन था। तो हो सकता है आज के जो विचारक है वह इसे आधार मानकर 9 लोक प्रशासन को ज्यादा तवज्जो ना देकर 9 लोक प्रबंध को यहाँ तक तवज्जो ज्यादा देते हैं। और फिर 2008-9 में या 4-5 में जो डेनहट का जो आया 9 लोक सेवा उपागम, फिर उसके परिप्रेक्ष्य में अधिकार मुद्दों को मद्देनजर आज लोक सेवा उपागम पर वर्कआउट किया जा रहा है। एनीवे, तो आज हम लोग का टॉपिक है 9 लोक प्रशासन। 9 लोक प्रशासन पर बीपीएससी में जो 53वां में क्वेश्चन आया था उसी को हम लोग केंद्र बिंदु पर रखकर डिस्कस करेंगे। वैसे तो अगर आप यूपीएससी में देखोगे तो 9 लोक प्रशासन पर लगातार क्वेश्चन आते रहा है, समझ रहे हैं। तो हम लोग तो सबको देखेंगे, लेकिन प्राइमरीली हमारा फोकस बीपीएससी का क्वेश्चन है। बीपीएससी क्वेश्चन कहता है कि 9 लोक प्रशासन जो है 21वीं सदी में एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक आधार है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन इम्पोर्टेंट थ्योरेटिकल फाउंडेशन इन 21st सेंचुरी, ऑथेंटिकेट द स्टेटमेंट। इस कथन को सत्यापित करने के लिए कह रहा है, इस कथन को प्रूव करने के लिए बोला कि यस, कि जो 21वीं सदी में जितने डेवलपमेंट्स हुए, 21वीं सदी में जितने नए अवधारणा है, सबके पीछे प्रेरणा स्रोत क्या है? 9 लोक प्रशासन है। तो अभी हम लोग इसी टॉपिक पर वर्कआउट करेंगे। मैं आपको कोशिश करूंगा आउटलाइन देने का, मैं आपको कोशिश करूंगा और भी चीजें जो यूपीएससी में आया उसको भी टेकअप करने का। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन आया था कि यूपीएससी में क्वेश्चन था कि 9 लोक प्रशासन ने जो मतलब फेनोमेनोलॉजिकल अप्रोच समर्थित किया, या 9 लोक प्रशासन ने जो कह सकते हैं फेनोमेनोलॉजिकल का मतलब तो प्रक्रमणीय उपागम, उसका समर्थन किया। इस कारण लोक प्रशासन में सिद्धांत निर्माण का जो प्रक्रिया है वह अवरुद्ध हुआ। यानी पारंपरिक लोक प्रशासन में आप देखते हो, पारंपरिक लोक प्रशासन के साथ बहुत सिद्धांत आए, जैसे कह सकते हो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, 9 लोक मानव संबंध सिद्धांत, फिर शास्त्रीय सिद्धांत, नौकरशाही सिद्धांत वगैरह वगैरह। लेकिन 9 लोक प्रशासन के आगमन के बाद कोई सिद्धांत नहीं आ रहा है। इसका कारण क्या हुआ कि 9 लोक प्रशासन को एक निरंतरता के रूप में व्याख्या करता है, एक प्रक्रम के रूप में व्याख्या करता है, एक फिनोमिना के रूप में व्याख्या करता है, एक साविक अवधारणा के रूप में व्याख्या करता है। तो वह क्या है, स्थिर नहीं रह पाता है, वह
समय अंतराल में परिवर्तित होते रहता है। जैसे 9 लोक प्रशासन से 9 लोक प्रबंध आया, 9 लोक प्रबंध से 9 लोक सेवा उपागम आया, फिर 9 लोक अभिशासन आया। तो इतने जल्दी जल्दी जो कंसेप्ट इतने तेजी से बदल रहे, उस कारण जैसे कि पिछले दिनों वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत या मानव संबंध सिद्धांत, ये सब जो कंसेप्ट डेवलप है, इन दिनों इधर रुक गया। आजकल कहाँ सिद्धांत, लास्ट सिद्धांत आया जो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ते हैं, कंटीजेंसी थ्योरी। कंटीजेंसी थ्योरी आज सबसे ज्यादा सटीक माना जाता है कि यू डोंट टेक एनीथिंग ग्रांटेड। आप किसी भी चीज को मतलब गारंटेड मत मान लो कि ऐसा ही होगा, कुछ भी हो सकता है। कोई आज से 6 महीना पहले नहीं सोचा था कि दुनिया बदल जाएगा। कोरोना महामारी के वजह से जो आज परिवर्तन देखने को मिल रहा है, क्या किसी ने दिसंबर जनवरी में सोचा था? नहीं सोचा था। और अभी 2020 में ही ले लो, दिसंबर जनवरी में क्या होगा कोई बतला सकता है क्या होगा? बिल्कुल नहीं। तो आज के तारीख में जो वस्तु स्थिति है, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत, नौकरशाही सिद्धांत, हमारे मानव संबंध सिद्धांत वगैरह एक तरफ हो गया और एक तरफ कंटीजेंसी अप्रोच हो गया। और आपको कंटीजेंसी सिचुएशन में ही सब चीज को डिफाइन करना है, चाहे वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत हो चाहे मानव संबंध सिद्धांत, सब कंटीजेंट सिचुएशन में डिफाइन करो। तो बाढ़ आए तो मानव संबंध सिद्धांत कैसे मैनेज करोगे? जब भूकंप आए तो वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत कैसे मैनेज करोगे? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जो आपदा झेल रहे हो तो उस समय व्यवहारवादी उपायों को कैसे लागू करें, अब इस पर वर्कआउट करने का जरूरत है। एनीवे, तो खैर आज हम लोग अपना 9 लोक प्रशासन अप्रोच पर आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि 9 लोक प्रशासन कहते किसको है, 9 लोक प्रशासन किस प्रकार कह सकते हैं आप। 21वीं सदी में लोक प्रशासन को कह सकते हैं क्या क्या है, सैद्धांतिक आधार प्रदान किया है। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। तो आज हम लोग शुरू करते हैं, वही क्वेश्चन ले लो कि 21वीं 9 लोक प्रशासन 21वीं सदी में सैद्धांतिक आधार प्रदान किया है, इस कथन को सत्यापित करें। देयर इज नो कंफ्यूजन। इसी टॉपिक पर हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। क्लियर है? जैसे 9 लोग पर स्टार्ट करना, ठीक है ना। देखो, हमें लिखना होगा, मैं आपको पहले भी बतलाया कि एग्जाम हॉल में आपके पास एक क्वेश्चन लिखने के लिए आधा घंटा समय होता है, समझ रहे हैं? क्योंकि 3 घंटा में 6 क्वेश्चन लिखना है, तो आधे घंटे में क्वेश्चन लिखना है। और फिर मैं ये भी बतलाया था कि क्वेश्चन देखते ही टूट नहीं पड़ना है कि आंसर लिखना शुरू कर दिया। पहले उसका रणनीति बनाओ, उसका बैकग्राउंड तैयार करो, लिखने क्या फॉर्मेट होगा वो वर्कआउट करो, तब लिखना शुरू करो। नहीं तो हम जैसे शुरुआत कर दिया बिना सोचे समझे, तो ये भी संभव है कि जो चीज क्वेश्चन में पूछा गया वो छूट जाए और जो ना पूछा गया वो लिखा जाए। आए दिन हम अक्सर स्टूडेंट्स लोग को देखते हैं कि एग्जाम में वो उन चीजों को लिख देते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, बजाय कि क्वेश्चन में पूछा गया है। इसलिए मैं अक्सर बोलूंगा, आप क्या जानते हो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जो क्वेश्चन में पूछा गया वही लिखिए, ना कि आप जो जानते हैं सो लिखिए। समझ रहे? क्योंकि आप अपनी बुद्धिमत्ता सिद्ध करने के लिए आप सोचते हैं कि एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाएगा, ज्यादा अंक दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन के हिसाब से उसको मार्क्स मिलते हैं। आप क्वेश्चन के अनुसार आंसर लिखिएगा, मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन के अनुरूप ना लिखें, कुछ भी लिखे, मार्क्स नहीं देंगे या कट जाएंगे। ठीक है? सो दिस इज बेसिक पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे मैं जो आउटलाइन आपको आंसर का देता हूँ, इसको आप स्टैंडर्ड आंसर मत माने, बस एक सहयोग माने। हो सकता है इस दिशा में आंसर को लिखा जा सकता है। क्लियर? लेकिन इसी को यही क्राइटेरिया कि यही आंसर सर ने बतला दिया, इसलिए मानक आंसर ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर है? आप मेरे से बेहतर आंसर लिख सकते हो, मुझे पूरा विश्वास है। आप इससे सहयोग ले सकते हो, दूसरे स्रोत से और भी सहयोग लेकर और प्रभावी आंसर लिखोगे। भाई हमारा टॉपिक है 9 लोक प्रशासन। शुरुआत करें? चलिए स्टार्ट करो। देखिए, 9 लोक प्रशासन को कल्याणोन्मुख लोक प्रशासन कहा जाता है। 9 लोक प्रशासन को कल्याणमुखी लोक प्रशासन कहा जाता है, मतलब वेलफेयर ओरिएंटेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 9 लोक प्रशासन को कल्याण उन्मुखी लोक प्रशासन कहा जाता है। क्लियर है?
नव लोक प्रशासन को कल्याण उन्मुखी लोक प्रशासन कहा जाता है। ठीक है, यह मूल रूप से एक अमेरिकी अवधारणा है। यह मूल रूप से एक अमेरिकी अवधारणा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में डेवलप हुआ, इसलिए हम बोलते हैं यह मूल रूप से अमेरिकी अवधारणा है। कोई दिक्कत नहीं है, देयर इज नो कंफ्यूजन। यह पारंपरिक लोक प्रशासन के परिसीमाओं के परिप्रेक्ष्य में विकसित हुआ है। यह पारंपरिक लोक प्रशासन के परिसीमाओं के परिप्रेक्ष्य में विकसित हुआ है। यह पारंपरिक लोक प्रशासन के परिसीमाओं के परिप्रेक्ष्य में विकसित हुआ है। सामाजिक समता इसका केंद्रीय सरोकार है। सामाजिक समता इसका केंद्रीय सरोकार है। सामाजिक समता इसका केंद्रीय सरोकार है। मतलब क्या हुआ? सरोकार का मतलब मेन थ्रस्ट, यानी नव लोक प्रशासन ने सबसे ज्यादा बल किस पर दिया है? सामाजिक समानता पर बल दिया है, सामाजिक समता पर बल दिया है। तो सामाजिक समता क्या है? इसका मुख्य सरोकार हुआ, मुख्य थ्रस्ट एरिया हुआ। इसके जनक डेवाइट वाल्डो हैं। डेवाइट वाल्डो, इसके जनक कौन हुए? डेवाइट वाल्डो हैं। इसके जनक डेवाइट वाल्डो हैं। इसके अलावे इसमें फ्रैंक जे मैरनी, जॉर्ज फ्रेडरिक्सन, जॉर्ज फ्रेडरिक्सन, रॉबर्ट गोलम्बास्की तथा निगरो और निगरो का भी उल्लेखनीय योगदान है। निगरो और निगरो का भी उल्लेखनीय योगदान है। निगरो और निगरो का भी उल्लेखनीय योगदान है। नव लोक प्रशासन पर लिखी गई पुस्तकों में नव लोक प्रशासन पर लिखी गई पुस्तकों में ठीक है, डिवाइट वाल्डो द्वारा लिखित, डिवाइट वाल्डो द्वारा प्रतिपादित कर सकते हो, डिवाइट वाल्डो द्वारा प्रतिपादित और संपादित। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम्स ऑफ टर्बुलेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम्स ऑफ टर्बुलेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम्स ऑफ टर्बुलेंस 1971, 1971, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द टाइम्स ऑफ टर्बुलेंस 1971, फ्रैंक जे मैरनी द्वारा लिखित पुस्तक, फ्रैंक जे मैरनी द्वारा लिखित पुस्तक, फ्रैंक जे मैरनी द्वारा लिखित पुस्तक, फ्रैंक जे मैरनी द्वारा लिखित पुस्तक टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, 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 सेमी कॉलम देना, सेमी कॉलम, ए मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव, ए मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव, ए मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव, ए मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव, ए मिन्नोब्रुक पर्सपेक्टिव। ठीक, तथा जॉर्ज फ्रेडरिक्सन की पुस्तक, जॉर्ज फ्रेडरिक्सन की पुस्तक न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन,
न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1980 प्रमुख है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1980 प्रमुख है। ठीक है, तो ये पहला पैराग्राफ हो गया जो आप शुरुआत कर सकते हो। क्योंकि क्वेश्चन अद्यतन परिप्रेक्ष्य में लिखा गया तो इसमें थोड़ा शुरुआत और इसका अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। जैसे आप लिख सकते हो कि जैसे इसको लिख सकते हो कि मिन्नोब्रुक सम्मेलन के माध्यम से दे सकते हो। समझ रहे हैं? लिख सकते हैं कि नौ लोक प्रशासन की उत्पत्ति का प्रेरणा स्रोत क्या है। नौ लोक प्रशासन की उत्पत्ति का प्रेरणा स्रोत प्रथम मिन्नोब्रुक सम्मेलन है। ठीक है, प्रथम मिन्नोब्रुक सम्मेलन है जो समझ रहे ना, जो कह सकते हो हर 20 वर्ष के अंतराल पर आगे बढ़ा है। और 2008 में तीसरा मिन्नोब्रुक सम्मेलन हुआ और 2028 में चौथा मिन्नोब्रुक सम्मेलन होने वाला है। इस निरंतरता ने 21वीं सदी में लोक प्रशासन को क्या किया है? सैद्धांतिक आधार प्रदान किया। समझते इसी को? चलो उसको शुरू में ना लिख के मैं अभी लिखा रहा हूँ, आप जब फ्रेश करोगे अपना तो इसको जैसा देखोगे वहाँ जगह दे सकते हो। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। देखिए लिख सकते हो। देखिए पैराग्राफ चेंज कर देना। देखिए नौ लोक प्रशासन के उत्पत्ति के पीछे प्रमुख प्रेरणा स्रोत नौ लोक प्रशासन के उत्पत्ति के पीछे प्रमुख प्रेरणा स्रोत नौ लोक प्रशासन के उत्पत्ति के पीछे प्रमुख प्रेरणा स्रोत प्रथम मिन्नोब्रुक सम्मेलन है। प्रथम मिन्नोब्रुक सम्मेलन है जो 1968 में संपन्न हुआ था। जो 1968 में संपन्न हुआ। यह सम्मेलन प्रत्येक 20 वर्ष के अंतराल पर आगे बढ़ा है। यह सम्मेलन प्रत्येक 20 वर्ष के अंतराल पर आगे बढ़ा है। दूसरा सम्मेलन 1988 में हुआ। दूसरा सम्मेलन 1988 में हुआ। तीसरा सम्मेलन 2008 में हुआ। 2008 में हुआ। तीसरा सम्मेलन 2008 में हुआ और चौथा सम्मेलन 2028 में होने वाला है। और चौथा सम्मेलन 2028 में होने वाला है। और चौथा सम्मेलन 2028 में होने वाला है। इस प्रकार नौ लोक प्रशासन मिन्नोब्रुक सम्मेलन के निरंतरता के माध्यम से मिन्नोब्रुक सम्मेलनों के निरंतरता के माध्यम से 21वीं सदी में लोक प्रशासन को 21वीं सदी में लोक प्रशासन को सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है। सैद्धांतिक आधार प्रदान कर रहा है। इसके अलावे
इसके अलावे हनी प्रतिवेदन फिलाडेल्फिया सम्मेलन, हनी प्रतिवेदन और फिलाडेल्फिया सम्मेलन का भी हनी प्रतिवेदन और फिलाडेल्फिया सम्मेलन का भी हनी प्रतिवेदन और फिलाडेल्फिया सम्मेलन का भी नव लोक प्रशासन के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा है। नव लोक प्रशासन के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा। क्लियर है? तो हनी प्रतिवेदन के बारे में जानते हो? हनी प्रतिवेदन, ठीक है, हनी प्रतिवेदन में लिखो 1966 में लिखो। 1966 में आस्पा का पूरा नाम अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अमेरिकन सोसाइटी फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे आस्पा, जैसे भारत में IIPA हुआ ना, उसी प्रकार अमेरिका में आस्पा कहलाता है। तो 1966 में आस्पा द्वारा साइरकस विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन हनी को यह कार्यभार सौंपा गया कि प्रोफेसर जॉन हनी को यह कार्यभार सौंपा गया कि 1950-60 के दशक में 1950 व 60 के दशक में तत्कालिक परिस्थितियों से निपटने में लोक प्रशासन के विफलता का कारणों का पता लगाए। लोक प्रशासन के विफलता के कारणों का पता लगाए और सुझाव दे। कारणों का पता लगाए और सुझाव दे। 1950-60 के दशक में तत्कालिक परिस्थितियों से लोक प्रशासन के निपटने की विफलता का कारणों का पता लगाए और सुझाव दे। ये कब हुआ था? 1966 में। किसके द्वारा गठित हुआ था? आस्पा के द्वारा। किसके अध्यक्षता में? प्रोफेसर जॉन हनी के। क्या काम दिया गया था? उनको काम यही दिया गया था कि आप लोक प्रशासन के तत्कालिक परिस्थिति, जो लोक प्रशासन उस समय बेरोजगारी था, हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ गया था, श्वेत अश्वेत विवाद हो गया था, राजकोषीय बदहाली हो गया था, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, समझ रहे, असंतोष था, और उनसे निपट पाने में लोक प्रशासन जो था वह विफल था। क्योंकि लोक प्रशासन उस दौरान दक्षता मितव्ययता जैसे समस्याओं को ही झेल रहा था या सामना एड्रेस कर रहा था। और परिस्थितियां क्या थी? बेरोजगारी, निर्धनता, भ्रष्टाचार, जिनसे निपट पाने में लोक प्रशासन पूरी तरह विफल था। तो अमेरिका के राजनीति विज्ञान से जुड़े कुछ युवा प्रतिभागियों में इसकी मतलब जागरूकता या उनमें इच्छा जगी, मतलब चेतना जगी, और वे ये जानना चाहे कि आखिर लोक प्रशासन इन परिस्थितियों से क्यों नहीं निपट पा रहा है, इनसे निपट पाने में क्या दिक्कत है, इसी का कारण पता लगाया जाए। इसी कार्यक्रम में प्रोफेसर जॉन हनी की अध्यक्षता में एक कार्यदल बना था, जैसे एक कार्यभार सौंपा गया था कि आप पता लगाएं और लोक प्रशासन का तत्कालिक परिस्थितियों का कारण बताएं और उस पर रेकमेंड करें। ठीक है, देयर इज नो कन्फ्यूजन। देखिए 1967 में, फिर लिखो 1967 में, ठीक है,
सी चार्ल्सवर्थ की अध्यक्षता में जेम्स चार्ल्सवर्थ के जेम्स चार्ल्सवर्थ की अध्यक्षता में जेम्स चार्ल्सवर्थ की अध्यक्षता में जेम्स चार्ल्सवर्थ की अध्यक्षता में ठीक है, जेम्स चार्ल्सवर्थ की अध्यक्षता में लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार पर लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया जेम्स चार्ल्सवर्थ की अध्यक्षता में। समझ रहे हैं, लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसे फिलाडेल्फिया सम्मेलन कहा जाता है, जिसे फिलाडेल्फिया सम्मेलन कहा जाता है, जिसे फिलाडेल्फिया सम्मेलन कहा जाता है। इसका मुख्य जिसे फिलाडेल्फिया सम्मेलन कहा जाता है, हो गया। जिसका मुख्य उद्देश्य ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य हनी प्रतिवेदन के अनुशंसाओं पर विचार करना था। जिसका मुख्य उद्देश्य हनी प्रतिवेदन के मुख्य अनुशंसाओं पर विचार करना था। जिसका मुख्य उद्देश्य हनी प्रतिवेदन के मुख्य अनुशंसाओं पर विचार करना था। जिसका मुख्य उद्देश्य हनी प्रतिवेदन के मुख्य अनुशंसाओं पर विचार करना था। मैं यहाँ पर आपको हनी प्रतिवेदन और फिलाडेल्फिया सम्मेलन का रिकमेंडेशन बतला दे रहा हूँ, लेकिन लिखा नहीं रहा हूँ। कारण क्या है कि ये टॉपिक को बहुत बड़ा कर देगा, आपके समय सीमा को गड़बड़ कर देगा। आप इतना भी ना लिखे, केवल लिख देते कि 9 लोक प्रशासन के उद्विकास में हनी प्रतिवेदन, फिलाडेल्फिया सम्मेलन और मिन्नो ग्रुप महत्वपूर्ण है, तो भी काम चल जाता। लेकिन थोड़ा सा आप जानने के लिए इसको समझ सकते हो, इन एग्जाम में लिखना नहीं, क्योंकि क्वेश्चन 9 लोक प्रशासन और 21वीं सदी में क्या प्रभाव पड़ रहा है उस पर ज्यादा फोकस है। समय सीमा आधा घंटा है और मूल विषय पर फोकस करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इसे हनी प्रतिवेदन ने रिपोर्ट में कहा था। मैं आपको ऐसे ऑफलाइन मतलब जनरल बतला रहा हूँ आपके समझ के लिए। पहला चीज उसने बताया था कि 9 लोक पहले तो लोक प्रशासन का परिभाषा अस्पष्ट है। लोक प्रशासन का परिभाषा अस्पष्ट है। दूसरा उन्होंने बताया कि लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार में गैप है, यानी जो पढ़ाया जा रहा है और जो समस्याएं देखी जा रही है उन दोनों के बीच में गैप है। तीसरा, लोक प्रशासन से जुड़े हुए जो संस्थान है उसमें संसाधन का अभाव है। चौथा, लोक प्रशासन से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो शोधकर्मी है, उनके लिए कोई भविष्य नहीं है। समझ रहे हैं, इसलिए विषय जो है ट्रेल कर रहा है, इसीलिए विषय पिछड़ रहा है। इसलिए उसने लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार के बीच निरंतरता लाने के लिए कि प्रोफेसर्स को क्षेत्र में भेजने और क्षेत्र के अधिकारियों को शिक्षण संस्थानों में आने के लिए, प्लस लोक प्रशासन के विषय को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न स्रोतों से धन इकट्ठा करने, इसका नेतृत्व प्रदान करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर अभिकरण स्थापित करने, ये सब कुछ महत्वपूर्ण अनुशंसा हनी प्रतिवेदन में किया गया था। क्लियर है? देयर इज नो कंफ्यूजन। और 1967 में जो फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ था वह इसी के मद्देनजर हुआ था। समझ रखी क्या इसके अनुशंसा है, उस पर क्या वर्कआउट किया जाए। तो इस अनुशंसा फिलाडेल्फिया सम्मेलन में भी कुछ महत्वपूर्ण अनुशंसा किया गया था कि लोक प्रशासन के विषय क्षेत्र को व्यापक किया जाए। इसके दायरे में विधायिका न्यायपालिका को भी शामिल किया जाए। कि लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार दोनों में सामाजिक मुद्दों को शामिल किया जाए, सामाजिक ज्वलंत मुद्दों को शामिल किया जाए। लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार में नैतिकता, आचार संहिता इत्यादि पर बल दिया जाए। लोक प्रशासन के जो प्रशासकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाए। लोक प्रशासन को राजनीति और प्रशासन दोनों से अपने संबंध को स्पष्ट कर लेना चाहिए। ये सब अनुशंसा किया गया था किसमें? फिलाडेल्फिया सम्मेलन में। क्लियर है? इसी क्रम में पहला सम्मेलन 1968 में
मिन्नोब्रुक सम्मेलन हुआ था। अधिकांश किताबों में मिन्नोब्रुक सम्मेलन का कोई अनुशंसा वगैरह पॉइंट आउट नहीं किया गया। समझ ज्यादातर किताबों में कि मिन्नोब्रुक सम्मेलन में क्या अनुशंसा किया गया था उस पर कहीं कोई सामग्री नहीं मिलता है। लेकिन वही मोटा मोटी किया गया था कि राजनीति प्रशासन विभागीकरण का स्थान नीति लोक नीति ले ले। पहला चीज था कि लोक प्रशासन मतलब किस चीज का स्थान ले ले, राजनीति प्रशासन विभागीकरण का स्थान लोक नीति ले, पहला रिकमेंड किया गया था। दूसरा रिकमेंड किया गया था लोक प्रशासन के आकार को तर्क संगत बनाया जाए और बीच में जो अनावश्यक पदस्तर है उसको हटा दिया जाए। तीसरा क्या बोला गया था, तीसरा बोला गया था कि लोक प्रशासन में दक्षता मितव्ययता के अलावे सामाजिक समानता, सामाजिक मुद्दों को भी शामिल किया जाना चाहिए। मतलब दक्षता और मितव्ययता को ही केवल केंद्रीय सरोकार न रखा जाए बल्कि और भी कई मुद्दों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाए। ये भी जो सामाजिक मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे, उसे शामिल करने की बात कही गई थी। फिर कहा गया था कि नॉन लोक प्रशासन में क्रियान्वयन पर ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत किया गया था, क्रियान्वयन पर थ्रस्ट करने का, क्योंकि क्रियान्वयन कमजोर रहता है और जिससे वांछित परिणाम नहीं निकल पाता है। इसके अलावा नॉन लोक प्रशासन में क्या लोक प्रशासन में सक्रिय नागरिकता की आवश्यकता पर बल दिया गया था कि नागरिक ऐसा हो जो सजग हो और सक्रिय हो। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज था। फिर इसमें रिकमेंड ये किया गया था नॉन लोक प्रशासन में कि हमें विकास के बजाय परिवर्तन पर वर्कआउट करना है। परिवर्तन आंकड़ा पर नहीं देना है बल्कि मात्रात्मक मतलब परिवर्तन के बजाय गुणात्मक परिवर्तन पर थ्रस्ट देने की बात की गई थी। तो मिन्नोब्रुक सम्मेलन प्रथम 1968 में संपन्न हुआ था, जो डिवाइट वाल्डो के अध्यक्षता में। हमारे हाउस में करीब माना जाता है कि 33 राजनीति विज्ञान से जुड़ा युवा प्रतिभागी हिस्सा लिए थे। सबके सब काफी क्रांतिकारी विचार के थे, उग्र विचार के थे, हमारे परिवर्तनकारी स्वरूप के थे। वे पारंपरिक लोक प्रशासन से बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे। वे चाहते थे कि लोक प्रशासन समाज के मुद्दे और समस्याओं को एड्रेस करे। इसलिए उन्होंने लोक प्रशासन को चुनौती दिया कि वह नए नए जो समाज में आज समस्याएं हैं, मुद्दे हैं, उसके प्रति सक्रिय बने, सजग बने, क्रियाशील बने। उसी पर इसने वर्कआउट किया था। क्लियर रहेगा? देयर इज नो कंफ्यूजन? क्लियर है? फिलाडेल्फिया सम्मेलन का इसी में लिखो, आगे लिखो। इसी क्रम में 1968 में प्रथम मिन्नोब्रुक सम्मेलन संपन्न हुआ। इसी क्रम में 1968 में प्रथम मिन्नोब्रुक सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसके अध्यक्षता डिवाइट वाल्डो ने किया। जिसके अध्यक्षता किसने किया? डिवाइट वाल्डो ने किया। जिसके अध्यक्षता डिवाइट वाल्डो ने किया। देयर इज नो कंफ्यूजन? इस सम्मेलन में 9 लोक प्रशासन के स्वरूप को गढ़ा गया। 9 लोक प्रशासन के स्वरूप को गढ़ा गया। लोक प्रशासन के स्वरूप को गढ़ा गया। इसमें राजनीति प्रशासन विभागीकरण के स्थान पर लोक नीति पर बल दिया गया। इसमें राजनीति प्रशासन विभागीकरण के स्थान पर लोक नीति पर बल दिया गया। इसमें राजनीति प्रशासन विभागीकरण के स्थान पर लोक नीति पर बल दिया गया। और लोक प्रशासन के मूल्यों में दक्षता और मितव्ययता के अलावे
समसामयिक मूल्यों को भी शामिल करने का अनुशंसा किया गया। समसामयिक मूल्यों को भी शामिल करने का अनुशंसा किया गया। समसामयिक मूल्यों को भी शामिल करने का अनुशंसा किया गया। समसामयिक मूल्यों को भी शामिल करने का अनुशंसा किया गया। ठीक है, देखो नौ लोक प्रशासन के कई या नौ लोक प्रशासन के विशेषताओं को लिख सकते हैं। नौ लोक प्रशासन के विशेषताओं को उसके प्रति लक्ष्य और लक्ष्य के रूप में, नौ लोक प्रशासन के विशेषताओं को उसके प्रति लक्ष्य और लक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है। लक्ष्य और प्रति, पहले प्रति लक्ष्य और फिर लक्ष्य। लक्ष्य, प्रति लक्ष्य को अंग्रेजी में कहते हैं एंटी गोल, और इसको कहते हैं, लक्ष्य को कहते हैं गोल। इसे प्रति लक्ष्य और लक्ष्य दो के संदर्भ में समझा जा सकता है। प्रति लक्ष्य का मतलब क्या होता है, एंटी गोल का मतलब क्या होता है, जिसको आप क्या कर रहे हो, खारिज कर रहे हो। और लक्ष्य का मतलब क्या होता है, जिसे आप प्राप्त कर रहे हो। जिसे प्राप्त करना है उसे लक्ष्य कहते हैं, और जिसे खारिज करना है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रति लक्ष्य कहते हैं। देयर इज नो कंफ्यूजन, क्लियर था। हम लोग पहले देखते हैं प्रति लक्ष्य। तो नौ लोक प्रशासन का प्रति लक्ष्य क्या क्या है। प्रति लक्ष्य का मतलब क्या हुआ, किसको वह खारिज करने की आवश्यकता पर बल दे रहा है। समझ रहे। तो पहला रॉबर्ट गोलम्बस्की का नाम यहाँ हम लेना चाहेंगे। तो रॉबर्ट गोलम्बस्की ने नौ लोक प्रशासन के 3 प्रति लक्ष्य बतलाए हैं। समझ रहे। रॉबर्ट गोलम्बस्की ने पारंपरिक लोक प्रशासन के 3 प्रति लक्ष्य बतलाए। तो 3 प्रति लक्ष्य कौन कौन होंगे बतलाओ। तो पहला प्रति लक्ष्य हो गया जिसको हम लोग कहते हैं एंटी पॉजिटिविस्टिक। एंटी पॉजिटिविस्टिक का मतलब क्या होता है, एंटी पॉजिटिविस्टिक का मतलब होता है प्रति व्यवहारवादी, यानी कि व्यवहारवाद का या विरोध कर रहा है। जो चल रही मान्यता उसका विरोध कर रहा है। यानी कि यह राजनीति प्रशासन द्विभाषीकरण का क्या करता है, विरोध करता है। या राजनीति प्रशासन द्विभाषीकरण का विरोध करता है, या आर्थिक मानव अवधारणा का क्या है, विरोध करता है। या आर्थिक मानव अवधारणा जो चल रहा था उसका विरोध करता है। समझ रहे हैं। तो पहला क्या है कि यह प्रति व्यवहारवादी, इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, एंटी पॉजिटिविस्टिक। एंटी मतलब प्रति, पॉजिटिविस्टिक मतलब सकारात्मकवाद या व्यवहारवाद भी चलेगा। तो एंटी पॉजिटिविस्टिक का मतलब हुआ कि जो समय जो मान्यता चल रही थी, जो व्यवहार में प्रचलित मान्यता थी, उसको खारिज करता है। तो पहला क्या खारिज करता है कि लोक प्रशासन का मूल तटस्थ परिभाषा को खारिज करता है। लोग मनुष्य के बारे में जो निश्चयात्मक नजरिया था उसे खारिज करता है। समझ रहे हैं। और तीसरा जो है वह जो है राजनीति प्रशासन द्विभाषीकरण को खारिज करता है। समझ रहे। दूसरा इसका प्रति लक्ष्य क्या था, ये एंटी कह सकते हो टेक्निकल। एंटी टेक्निकल का मतलब क्या होता है, एंटी टेक्निकल का होता है कि यह मनुष्य का मशीन के रूप में जो व्याख्या था, मनुष्य का आर्थिक मानव के रूप में जो व्याख्या था उसको खंडित करता है। समझ रहे, उसको नहीं मानता है। और तीसरा एंटिक हायरार्किक और एंटिक ब्यूरोक्रेटिक, यानी यह पद सोपान और नौकरशाही का खंडन करता है। समझ रहे। तो 3 चीजें हुआ। पहला राजनीति प्रशासन द्विभाषीकरण का खंडन करता है, फिर मनुष्य का मशीन के रूप में व्याख्या का खंडन करता है, और तीसरा व्याखंडन क्या करता है, तीसरा यह खंडन करता है मतलब कह सकते हैं पद सोपान और नौकरशाही का। उसी प्रकार आप कह सकते हैं डिवाइड वाल्डो भी, तुम्हारे डिवाइड वाल्डो भी 9 लोक प्रशासन के कुछ प्रति लक्ष्य के बारे में बतलाए हैं। तो पहला प्रति लक्ष्य क्या हो गया, इनका पहला प्रति लक्ष्य हो गया जो पॉजिटिविज्म हो गया। पॉजिटिविज्म का मतलब सकारात्मकवाद या फिर व्यवहारवाद, और दूसरा साइंटिसिज्म, विज्ञानवाद। समझ रहे। विज्ञानवाद और क्या है इसमें, सकारात्मकवाद का, यानी कह सकते हो वास्तविकवाद का खंडन करते हैं कि जो है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसका खास के स्थान पर
ये किस चीज को मनोवैज्ञानिक पक्ष को शामिल करने का, हमारे आदर्शात्मक पक्ष को शामिल करने की बात करते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे बतला दूं 5 हो गया, 3 रॉबर्ट गोलम्बस्की ने प्रतिलक्ष्य बतलाया और 2 प्रतिलक्ष्य कौन बतलाया आपका डिवाइट वाल्डो ने बतलाया, तो इसको आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। उसी प्रकार आप देखते हो जॉर्ज फ्रेडरिक्सन ने भी 9 लोक प्रशासन के बारे में लक्ष्य और प्रतिलक्ष्य को बहुत बेहतर ढंग से पॉइंट आउट किया कि उसने बोला कि 9 लोक प्रशासन का एक प्रतिलक्ष्य हो गया आंतरिक स्वरूप, ये आंतरिक नहीं है हमारे नंबर 1 आंतरिक, दूसरा व्याख्यात्मक उसको वो खारिज करता है, तीसरा वो अंतर्मुखी स्वरूप को खारिज करता है, संस्थागत अभिविन्यास को खारिज करता है, तटस्थता को खारिज करता है, समझ रहे हैं। तो ये सब किसका जॉर्ज फ्रेडरिक्सन का है। तो देखो जब आप लिखने बैठोगे तो अपना को इतना मत उलझा लेना कि फिर आप उसी में उलझ जाना। 4-5 ऐसे बतलाना कि 9 लोक प्रशासन के विशेषताओं को प्रतिलक्ष्य और लक्ष्य के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, समझा जा सकता है। 9 लोक प्रशासन के विशेषताओं को प्रतिलक्ष्य और लक्ष्य के रूप में समझा जा सकता है। प्रति हुआ जिसे खारिज करना है और लक्ष्य का मतलब हुआ जिसे प्राप्त करना है, समझ रहे हैं। तो 9 लोक प्रशासन के प्रतिलक्ष्य के बारे में समझ रहे रॉबर्ट गोलम्बस्की ने, डिवाइट वाल्डो ने, जॉर्ज फ्रेडरिक्सन इत्यादि ने वर्कआउट किया है, समझ रहे हैं। जैसे कि आप बतला दो कि रॉबर्ट गोलम्बस्की ने 9 लोक प्रशासन के 3 प्रतिलक्ष्य बतलाए हैं। पहला राजनीति प्रशासन देवाहीकरण, दूसरा मनुष्य का मशीन के रूप में व्याख्या, तीसरा पद सोपान और नौकरशाही। इसको वो क्या करते हैं, खारिज करते हैं। उसी प्रकार रॉबर्ट गोलम्बस्की ने, डिवाइट वाल्डो भी 9 लोक प्रशासन के 2 प्रतिलक्ष्य है, पहला सकारात्मकतावाद और दूसरा विज्ञानवाद, इन दोनों को उन्होंने खारिज किया है। उसी प्रकार आप कह सकते हो जॉर्ज फ्रेडरिक्सन ने भी 9 लोक प्रशासन के कुछ प्रतिलक्ष्य को चिन्हित किया है, जैसे क्या हुआ आंतरिक स्वरूप, अंतर्मुखी अभिविन्यास, संस्थागत अभिविन्यास, समझ रहे हैं, यथास्थितिवाद अभिविन्यास इत्यादि, ये सब कुछ ने खारिज किया। क्लियर है। इसके विपरीत 9 लोक प्रशासन में कई लक्ष्य को चिन्हित किया गया है। तो जैसे आप जब लिखोगे तो थोड़ा एक लाइन 2 लाइन लिख देना, इसने क्या क्या राजनीति प्रशासन देवाहीकरण को खारिज करता है, अर्थात राजनीति और प्रशासन 2 अलग अलग अवधारणा है, उसको 9 लोक प्रशासन स्वीकार नहीं करता, गोलम्बस्की स्वीकार नहीं करते। दूसरा पद सोपान व्यवस्था और नौकरशाही जो पारंपरिक लोक प्रशासन का आधार स्तंभ था, उसको 9 लोक प्रशासन में खारिज किया गया है। तीसरा मनुष्य का यांत्रिक व्याख्या या मनुष्य का आर्थिक मानव के रूप में व्याख्या, मनुष्य के बारे में निश्चयात्मक दृष्टिकोण जिसे पारंपरिक लोक प्रशासन में प्रमुखता से महत्व दिया जाता रहा, उसे 9 लोक प्रशासन में खारिज किया गया है। तो इस तरह एक लाइन में लिख दोगे ना तो थोड़ा ठीक रहेगा। तो आप आ जाओ 9 लोक, उसी प्रकार जो डिवाइट वाल्डो ने प्रतिलक्ष्य 2 बतलाए उसके बारे में भी किया, विज्ञानवाद, हमारे तर्कवाद वगैरह का खारिज करता है। इसके अलावा जो है उस पर खारिज करता है कि यह जो उसमें प्रचलित मान्यताओं को खारिज करने से, देखो यहाँ सकारात्मक, आप लोग सोच रहे होगे पॉजिटिविस्टिक, यहाँ 2 बातें होती है। जब हम साइंस को ना 2 वर्गों में बांटते हैं, नॉर्मेटिव और पॉजिटिव। नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, होना चाहिए, और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जो होता है। तो जो है वो पॉजिटिव है और नॉर्मेटिव का मतलब क्या होना, जो होना चाहिए। तो ये जो है 9 लोक प्रशासन जो है उसको खारिज करता है और जो होना चाहिए उस पर वर्कआउट करता है, इसलिए एंटी पॉजिटिविस्टिक है, यानी जो है उसको खारिज करता है। और जो इसे और नॉर्मेटिव इसका क्या गोल हो गया, और पॉजिटिव क्या हो गया, इसका एंटी गोल हो गया, यानी पॉजिटिव को यह नहीं चाहता है, नॉर्मेटिव को चाहता है। यानी लोक प्रशासन को चाहिए कि वह निर्धनता को दूर करे, लोक प्रशासन को चाहिए कि वह बेरोजगारी को दूर करे, लोक प्रशासन को चाहिए कि वह श्वेत अश्वेत के बीच विवाद को दूर करे, लोक प्रशासन को चाहिए कि वह समाज के लोगों को
विभिन्न प्रकार से सेवा और संतुष्टि प्रदान करेगी वगैरह वगैरह। क्लियर है? तो समझ में आ गया आपको। अब लक्ष्य के बारे में बोलते हैं कि 9 लोक प्रशासन के कई प्रति लक्ष्य है। तो लक्ष्य में आपको बतलाओगे कि मैरिनी का नाम ले सकते, फ्रैंक जे मैरिनी ने 9 लोक प्रशासन के 5 लक्ष्य बतलाए। तो पहला लक्ष्य क्या हुआ? मूल्य हो, प्रासंगिकता हुआ। दूसरा क्या हुआ? दूसरा मूल्य हुआ। तीसरा क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। चौथा क्या है? अभिग्राही विन्यास हुआ। पांचवा क्या हुआ? सामाजिक समता हुआ। तो 5 प्रति लक्ष्य बतलाया। तो पहला क्या हुआ? प्रासंगिकता, कि लोक प्रशासन को प्रासंगिक होना चाहिए। लोक प्रशासन को समाज और परिस्थिति के आलोक में काम करना चाहिए। हमारे समाज में क्या संगठित हो रहे हैं, क्या समस्याएं, उसके प्रति सजग और अभिमुख होना चाहिए। और दूसरा, लोक प्रशासन को मूल्य संपन्न होना चाहिए। मूल्य संपन्न का मतलब क्या होना चाहिए? कि उन समस्याओं के प्रति, उन मुद्दों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, ना कि तटस्थ होना चाहिए, ना कि उदासीन होना चाहिए, ना कि अलग थलग होना चाहिए। तो सबका एक लाइन 2 लाइन लिख देना। कि पहले लिखना प्रासंगिकता के बारे में लिखना, पहले कैसे लिखना? जॉर्ज फ्रेडरिक्सन ने 9 लोक प्रशासन के 5 लक्ष्य बतलाए। क्या नाम था उसका? यस, फ्रैंक जे मैरिनी ने 9 लोक प्रशासन के 5 लक्ष्य बतलाए। पहला लक्ष्य लिखना प्रासंगिकता। देखिए 9 लोक प्रशासन में समझ रहे हैं, प्रासंगिकता पर बल दिया गया है और कहा गया है कि लोक प्रशासन को सामाजिक समस्याओं और मुद्दों के प्रति सजग होना चाहिए, उसके आलोक में होना चाहिए, उसके प्रति मतलब सक्रिय होना चाहिए। और दूसरा क्या बोले? मूल्य संपन्नता, यानी 9 लोक प्रशासन में मूल तटस्थता को खारिज किया गया है, मूल निरपेक्षता को खारिज किया गया है, और लोक प्रशासन को समाज के मुद्दों के प्रति संवेदनशील होने का आह्वान किया गया है। समझ रहे हैं? तीसरा क्या है? परिवर्तन। 9 लोक प्रशासन में यथास्थितिवाद का खंडन किया गया है। 9 लोक प्रशासन में यथास्थितिवाद का खंडन किया गया है और लोक प्रशासन को परिवर्तन अभिमुखी होने का आह्वान किया गया। लोक प्रशासन को परिवर्तन अभिमुखी होने का आह्वान किया गया। लिखा जाएगा। तो पहला क्या लिखा? प्रासंगिकता, कि लोक प्रशासन को समाज के मुद्दों के प्रति सजग होना चाहिए। समझ रहे हैं? दूसरा, लोक प्रशासन को समाज के मुद्दों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, समझ, सेंसिटिव होना चाहिए। और तीसरा क्या बतलाया? लोक प्रशासन को यथास्थितिवाद का परित्याग करके परिवर्तन अभिमुखी होना चाहिए, उसे समाज के कमजोर वर्गों के हितों के चैंपियन के रूप में काम करना चाहिए। सामने लिख लिया? लिखा कि नहीं लिखा? फिर तो लिखा दूं कि यार रहेगा। पहला प्रासंगिकता लिखा। प्रासंगिकता में क्या लिखा? कि लोक प्रशासन को समाज के समस्याओं और मुद्दों के प्रति सजग होना चाहिए, अभिमुख होना चाहिए, उनके आलोक में होना चाहिए। दूसरा, मूल्य के प्रति क्या लिखा? कि 9 लोक प्रशासन मूल तटस्थता और मूल निरपेक्षता को खारिज करता है और अपेक्षा करता है कि लोक प्रशासन को समाज के समस्या और मुद्दों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। तीसरा मैंने बतलाया परिवर्तन। 9 लोक प्रशासन यथास्थितिवाद का खंडन करता है और लोक प्रशासन से परिवर्तन अभिमुखी होने का आह्वान करता है। वह उम्मीद करता है कि लोक प्रशासन समाज के कमजोर वर्गों के हितों के चैंपियन के रूप में काम करे। और चौथा क्या है? अभिग्राही अभिमुखी। अभिग्राही अभिमुखी का मतलब क्या होता है? कल्याण ओरिएंटेड, क्लाइंट ओरिएंटेड। देखो 9 लोक प्रशासन में जनता को अभिग्राही समझकर उसे गुणवत्तापूर्ण सेवा देने की अपेक्षा की गई है। उन्हें गुणवत्तापूर्ण सेवा देने की अपेक्षा की गई है। और उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर देने की भी संकल्पना है।
रखने का अवसर देने की भी संकल्पना है, और उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर देने की भी संकल्पना है। और अंत में क्या हुआ? और अंत में हुआ सामाजिक समानता। सामाजिक समानता का मतलब क्या हुआ? सोशल इक्विटी। मैंने शुरू में बतलाया था कि यह 9 लोक प्रशासन का क्या है? केंद्रीय सरोकार है। तो यहाँ पर हम जितना आपको बोल रहे हैं प्रासंगिकता, परिवर्तन, सबका मुख्य सरोकार क्या है? सबका मुख्य सरोकार आप मोटा मोटी समझ लो सामाजिक समानता लाना। जितने भी अभी आपने पढ़ा है ना, सबका मेन सरोकार क्या है बतलाया जाए? सबका मेन सरोकार है सामाजिक समानता लाना। समझ रहे? यहीं पर आप रख लो, सामाजिक समानता ये लाना मेन थ्रस्ट है अमेरिका में। समझ रहे? और इसी के क्रम में हमने किस चीज का डिस्कस किया? प्रासंगिकता के बारे में बतलाया, परिवर्तन के बारे में बतलाया, मूल्य के बारे में बतलाया, अभिग्राही के बारे में बतलाया। ये सब जितने लोग हैं ना, सब चीज किस चीज में सुनिश्चित कर रहे हैं? आपको सामाजिक समानता लाने में मदद कर रहे हैं। समझ रहे? सामाजिक समानता ये क्या कहता है कि लोक प्रशासन को समाज के कमजोर वर्ग और दुर्बल वर्गों के प्रति क्या होना चाहिए? सजग होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, उनके हितों के रक्षक के रूप में काम करना चाहिए। जॉर्ज फ्रेडरिक्सन जो है 9 लोक प्रशासन के उद्देश्य को थ्रस्ट करते हुए बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, और वो क्या कहते हैं कि वह लोक प्रशासन जो अल्पसंख्यक, वहां जो अमेरिका में सबके कौन हो गया? तो रेड इंडियंस हो गए, उनके लिए जो किए जा रहे प्रयास हैं उनको लाने में विफल होता है, तो वह भी अल्पसंख्यकों के दुर्दशा का, वंचन का समान रूप से भागीदार माना जाएगा। समझ रहे? अमेरिका में मतलब 9 लोक प्रशासन से क्या उम्मीद की गई है कि वह सामाजिक समानता लाए, वह समाज में जो विसंगतियां हैं, वो जो समाज में कुछ जो कमजोर वर्ग है उनका जो अपवंचन है उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसको क्या लिखोगे? देखिए, सामाजिक समानता लिखो, यह 9 लोक प्रशासन का केंद्रीय सरोकार है, या 9 लोक प्रशासन का केंद्रीय तत्व है, या 9 लोक प्रशासन का केंद्रीय तत्व है। देखिए, प्रासंगिकता, मूल्य, परिवर्तन, अभिग्राही इत्यादि। प्रासंगिकता, मूल्य, परिवर्तन, अभिग्राही सामाजिक समानता के प्राप्ति में क्या करते हैं? सहयोग देते हैं। क्लियर है? लोक प्रशासन से उम्मीद किया जाता है, या लोक प्रशासन से अपेक्षा है कि वह समाज में अल्पसंख्यक मतलब कमजोर, दुर्बल वर्ग के अपवंचन को दूर करे। अपवंचन का मतलब क्या होता है? डिप्राइवेशन। अपवंचन को दूर करे, उनके हितों का चैंपियन के रूप में काम करे, क्लियर है? देखिए, 9 लोक प्रशासन के और भी कई लक्ष्य है। 9 लोक प्रशासन के और भी कई लक्ष्य है। जैसे और क्या क्या लक्ष्य हो सकता है बतलाया जा सकता है? तो सक्रियतावाद एक लक्ष्य हुआ। फिर आप कह सकते हो नैतिक सैद्धांतिक सिद्धांत लक्ष्य हुआ। फिर कह सकते हो दर्शन हुआ, सामाजिक सरोकार हुआ। ये सब क्या हुआ? उसका और भी लक्ष्य हो सकता है, और उस दिशा में काम करता है। तो आप यह पॉइंट आउट कर सकते हो कि 9 लोक प्रशासन के और भी कई लक्ष्य हैं, जैसे दर्शन हुआ, सामाजिक सरोकार हुआ, सक्रियतावाद हुआ,
भावात्मक सिद्धांत हुआ इत्यादि, वो सब ज्यादा थ्रस्ट नहीं करेंगे, पॉइंट आउट कर सकते हो। डिवाइट वाल्डो ने बतलाया, जॉर्ज फ्रेडरिक्सन भी 2-3 लक्ष्य बतलाया, वो बतला देना, इसके बारे में बतला देना। लेकिन मेन तो आपको जो रॉबर्ट गोलम्बस्की ने जो 3 लक्ष्य बतलाया, वो बड़ा हर जगह देखो मिल जाएगा। और फ्रैंक जे मैरिनी ने 5 लक्ष्य बतलाया, वो आपको हर जगह मिलेगा। तो इसको सेंट्रली फोकस करना और बाकी लोग को हल्का हल्का कहीं पॉइंट आउट कर सकते हो, ताकि एग्जामिनर को लगे कि आपका नॉलेज थोड़ा ज्यादा है, मतलब केवल उतने नहीं जानते बल्कि और भी कुछ जानते हो। हाँ, पूरा उस पर वर्कआउट नहीं करने तो फिर उलझ जाओगे। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, 9 लोक प्रशासन के 3 प्रतिलक्ष्य और 5 लक्ष्य लिखा। तो पहला प्रतिलक्ष्य हुआ राजनीति प्रशासन विभागीकरण, दूसरा प्रतिलक्ष्य हुआ मनुष्य का आर्थिक तकनीकी व्याख्या, तीसरा हुआ पद सोपान नौकरशाही, और लक्ष्य में आपने क्या लिखा, प्रासंगिकता लिखा, परिवर्तन लिखा, मूल्य लिखा, फिर आपने अभिग्राही लिखा, और अंत में सामाजिक समानता लिखा। हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा पैराग्राफ चेंज करके आप आगे आ जाओ और लिखो कि 9 लोक प्रशासन का मतलब 21वीं सदी के लोक प्रशासन पर कैसे प्रभाव पड़ा है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करना, लिखो। ठीक है, देखिए जैसा कि ऊपर वर्णित है, जैसा कि ऊपर वर्णित है, जैसा कि ऊपर वर्णित है, 9 लोक प्रशासन, 9 लोक प्रशासन, 9 लोक प्रशासन नए मूल्यों पे आधारित लोक प्रशासन को कहा गया है। नए मूल्यों पे आधारित लोक प्रशासन को कहा गया है। 9 लोक प्रशासन 9 मूल्यों पे आधारित, नए मूल्यों पर आधारित लोक प्रशासन को कहा गया है। क्लियर? नए मूल्यों के आधारित लोक प्रशासन को कहा गया है। क्लियर है? जिसमें सामाजिक समानता, जिसमें सामाजिक समानता, नैतिकता, जिसमें सामाजिक समानता, नैतिकता, सक्रियता, सामाजिक समानता, सक्रियता, नैतिकता, मूल्य इत्यादि को, मूल्य इत्यादि को, मूल्य इत्यादि को बहुत अधिक बल दिया गया है, बहुत अधिक बल दिया गया है, बहुत अधिक बल दिया गया है। 9 लोक प्रशासन के मूल्यों पर ही, 9 लोक प्रशासन के मूल्यों पर ही, 9 लोक प्रशासन के मूल्यों पर ही लोक प्रशासन में, लोक प्रशासन में, लोक प्रशासन में लोक विकल्प उपागम विकसित हुआ, लोक विकल्प उपागम विकसित हुआ है, लोक विकल्प उपागम विकसित हुआ, जिसमें 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 नौकरशाही प्रशासन के स्थान पर, जिसमें नौकरशाही प्रशासन के स्थान पर, जिसमें नौकरशाही प्रशासन के स्थान पर, जिसमें नौकरशाही प्रशासन के स्थान पर लोकतांत्रिक प्रशासन की आवश्यकता पर, लोकतांत्रिक प्रशासन की आवश्यकता पर, लोकतांत्रिक प्रशासन की आवश्यकता पर बल दिया गया है। लोकतांत्रिक प्रशासन की आवश्यकता पर बल दिया गया है। इसके प्रतिपादक, इसके प्रतिपादक विंसेंट ऑस्टम, विंसेंट ऑस्टम, विंसेंट ऑस्टम है। इसके अलावे 9 लोक प्रशासन ने, विंसेंट ऑस्टम है। इसके अलावे 9 लोक प्रशासन ने, इसके अलावा 9 लोक प्रशासन ने नौकरशाही का, नौकरशाही के समालोचनात्मक सिद्धांत का भी, समालोचनात्मक सिद्धांत को आधार प्रदान किया है। नौकरशाही के समालोचनात्मक सिद्धांत का को आधार प्रदान किया है, जो क्रिटिकल थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, जिसके प्रतिपादक,
जिसके प्रतिपादक जर्गन हैबरमस है, जिसके प्रतिपादक जर्गन हैबरमस है, जिसके प्रतिपादक जर्गन हैबरमस है। क्लियर है? जर्गन हैबरमस है। इसमें लोक प्रशासन, इसमें नौकरशाही का लोकतंत्रीकरण और मानवीकरण की संकल्पना है। इसमें नौकरशाही का लोकतंत्रीकरण और मानवीकरण की संकल्पना है। इसमें नौकरशाही का लोकतंत्रीकरण और मानवीकरण की संकल्पना है। ठीक है, देखिए मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन, देखिए ये लिखना, फिर आगे लिखना, नौ लोक प्रशासन की निरंतरता, नौ लोक प्रशासन की निरंतरता मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन के माध्यम से, मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन के माध्यम से आगे बढ़ा है। नौ लोक प्रशासन की निरंतरता मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन के माध्यम से आगे बढ़ा है। दूसरा सम्मेलन, दूसरा मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन 1988 में हुआ। दूसरा मिन्नो-ब्रुक सम्मेलन 1988 में हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने किया? जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज फ्रेडरिक्सन ने किया। जॉर्ज फ्रेडरिक्सन ने किया। जॉर्ज फ्रेडरिक्सन ने किया, जिसमें राज्य की भूमिका कम करने, जिसमें राज्य की भूमिका कम करने, स्वैच्छिकवाद को बढ़ावा देने, राज्य की भूमिका कम करने, स्वैच्छिकवाद को बढ़ावा देने, राज्य की भूमिका कम करने, स्वैच्छिकवाद का अवधारणा को बढ़ाने या स्वैच्छिकवाद को प्रोत्साहित करने, तथा लोक प्रशासन द्वारा थर्ड पार्टी की भूमिका निभाने का, लोक प्रशासन द्वारा थर्ड पार्टी की भूमिका निभाने का अनुशंसा किया गया। थर्ड पार्टी के भूमिका निभाने का अनुशंसा किया गया। 1992 में प्रतिपादित 9 लोक प्रबंध के आधार वाक्यों में, 9 लोक प्रबंध के आधार वाक्यों में 9 लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण उपस्थिति है। 9 लोक प्रशासन की महत्वपूर्ण उपस्थिति है। 9 लोक प्रबंध में कई मूल्य, नए लोक प्रबंध में कई मूल्य 9 लोक प्रशासन से अपनाए गए हैं। 9 लोक प्रबंध में कई मूल्य 9 लोक प्रशासन से अपनाए गए हैं, जिसमें प्रासंगिकता मूल्य अभिग्राही, अभिविन्यास प्रमुख हैं। 9 लोक प्रबंध
1992 में टेड गैबलर और ऑसबॉर्न की पुस्तक रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट में प्रतिपादित हुआ। रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट में प्रतिपादित हुआ। रीइन्वेंटिंग गवर्नमेंट में प्रतिपादित हुआ। इसमें अधिक शासन के बजाय अच्छा शासन पर बल दिया गया है। अधिक शासन के बजाय अच्छा शासन पर बल दिया गया है। और 3 E's अर्थात मितव्ययता, 3 E's अर्थात मितव्ययता, दक्षता और प्रभावकारिता पर बल दिया गया है। मितव्ययता, दक्षता और प्रभावकारिता पर बल दिया गया है। इक्कीसवीं सदी में देखिए 1992 में 1992 में विकासशील देशों के लिए विश्व बैंक द्वारा श्रेष्ठ अभिशासन अवधारणा लाया गया। श्रेष्ठ अभिशासन अवधारणा लाया गया। क्लियर है? श्रेष्ठ अभिशासन अवधारणा में भी 9 लोक प्रशासन के श्रेष्ठ अभिशासन अवधारणा में भी 9 लोक प्रशासन के अनुशंसाएं 9 लोक प्रशासन के अनुशंसाएं महत्वपूर्ण रूप से उपस्थित है, महत्वपूर्ण रूप से विद्यमान है। 9 लोक प्रशासन के अनुशंसाएं महत्वपूर्ण रूप से विद्यमान है। ,1990 के दशक में आर्थिक सुधारों के मद्देनजर विकासशील देशों में भी लोक प्रशासन प्रभावित हुआ। विकासशील देशों में भी लोक प्रशासन प्रभावित हुआ और विकास प्रशासन का स्थान विकास गतिकी ने ले लिया। और विकास प्रशासन का स्थान विकास गतिकी ने ले लिया। विकास गतिकी में भी 9 लोक प्रशासन के अनुशंसाएं, 9 लोक प्रशासन के मूल्य विद्यमान है। 9 लोक प्रशासन के मूल्य विद्यमान है। विकास गतिकी में भी 9 लोक प्रशासन के मूल्य विद्यमान है। 21वीं सदी का लोक प्रशासन 21वीं सदी के लोक प्रशासन या 21वीं सदी में 9 लोक प्रबंध, विकास गतिकी
विकास गति की श्रेष्ठ अभिशासन, श्रेष्ठ अभिशासन, ई शासन इत्यादि के पीछे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, इत्यादि के पीछे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नौ लोक प्रशासन प्रमुख प्रेरणा स्रोत है। नौ लोक प्रशासन प्रमुख प्रेरणा स्रोत है। नौ लोक प्रशासन प्रमुख प्रेरणा स्रोत है। 2004-05 में डेनहर्ट और डेनहर्ट द्वारा 9 लोक सेवा उपागम प्रतिपादित हुआ। 9 लोक सेवा उपागम प्रतिपादित हुआ। 9 लोक सेवा उपागम प्रतिपादित हुआ, जिसमें जनता को या व्यक्ति को अभिग्राही के बजाय, जनता को या व्यक्ति को अभिग्राही के बजाय मूल्यवान नागरिक समझकर सेवा दिए जाने का संकल्पना है। सेवा दिए जाने की संकल्पना है। इसके अलावा 21वीं सदी में न्यू 21वीं सदी में 9 लोक अभिशासन अवधारणा, 9 लोक अभिशासन अवधारणा में भी 9 लोक अभिशासन मतलब न्यू पब्लिक गवर्नेंस कंसेप्ट में भी 9 लोक प्रशासन के मूल्य विद्यमान है। विद्यमान है। 2008 में आयोजित तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन में तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन की अध्यक्षता, तृतीय मिन्नोब्रुक सम्मेलन की अध्यक्षता लियरी रोज ओमेरी द्वारा किया गया। लियरी रोज ओमेरी द्वारा किया गया है। इस सम्मेलन में लोक प्रशासन का नई परिभाषा ढूंढने, इस सम्मेलन में 9 लोक प्रशासन का नई परिभाषा ढूंढने, 9 लोक प्रशासन का नई परिभाषा ढूंढने, लोक प्रशासन के विषय वस्तु में अद्यतन मुद्दों को शामिल करने, 9 लोक प्रशासन के विषय वस्तु में अद्यतन मुद्दों को शामिल करने, लोक प्रशासन के स्वरूप को क्षेत्रवाद
क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद से हटाकर वैश्विक स्वरूप प्रदान करने, क्षेत्रवाद और राष्ट्रवाद के संकीर्णता से हटाकर वैश्विक स्वरूप प्रदान करने इत्यादि के दिशा में संकल्प लिया गया और यह माना जा रहा है कि चौथा सम्मेलन 2028 में होगा। चौथा सम्मेलन 2028 में होगा। इस प्रकार नौ लोक प्रशासन ने लोक प्रशासन के अध्ययन में लोक प्रशासन के अध्ययन में एक नया उपागम फेनोमेनोलॉजिकल उपागम का सूत्रपात किया है। फेनोमेनोलॉजिकल उपागम का सूत्रपात किया है। फेनोमेनोलॉजिकल उपागम का सूत्रपात किया है जो लोक प्रशासन को समय और परिस्थिति के अनुसार स्वतः उत्परिवर्तित करने का प्रेरणा प्रदान करता है। उत्परिवर्तित करने का क्या करता है? प्रेरणा प्रदान करता है। इस प्रकार नौ लोक प्रशासन ने मिन्नोब्रुक सम्मेलन के माध्यम से सम्मेलनों के माध्यम से जो निरंतरता प्रदान किया है, वह 21वीं सदी में सैद्धांतिक आधार प्रदान कर रहा है। सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है और आगे भी करता रहेगा। सैद्धांतिक आधार प्रदान करता है और आगे भी करता रहेगा। ठीक है, तो मैंने जो आंसर बनाया या आपको जो दिया, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, इसको आप फाइनल आंसर मत मानो या इसको अल्टीमेट आंसर मत मानो, इसको मॉडल मत मानो। मेरे को जो अभी दिमाग में आया मैंने आपको पॉइंट आउट कर दिया। हो सकता है मैं कुछ बोला, कुछ ज्यादा बोल दिया हूँ, हो सकता है कुछ कम बोला हूँ। आप सब लोग यहाँ जितने लोग हमसे जुड़े हुए हो, सब लोग एक विलक्षणवान कॉम्पिटेंट कैंडिडेट हो जो बीपीएससी क्रैक करने जा रहे हो, तो अपना कॉन्साइंस का इस्तेमाल करो, इसको और बेहतर बनाओ, इसको और बैलेंस बनाओ, इसको और अपडेट करो। कहने का मतलब है कि 65वां बीपीएससी के लिए 9 लोक प्रशासन टॉपिक को बेहतर ढंग से कवर करो। ठीक है ना? तो मैं समझता हूँ इससे आपको हेल्प मिलेगा। कुछ अपने तरीका से आप उस पर सप्लीमेंट करोगे, एक आंसर फिर से लिखोगे और फिर मेरे को भेजोगे। अगर कोई दिक्कत है तो मेरे को पोस्ट कर सकते हो, फोन कर सकते हो। देयर इज नो डिफिकल्टी एज सच। मैंने जो ये शुरुआत किया है
इसके बारे में कमेंट जरूर करना। अगर कुछ इसमें सुधार की गुंजाइश है तो भी मुझे बतलाना। आई फील वेरी हैप्पी टू एड्रेस टू सपोर्ट यू। ओके, ऑल द बेस्ट, एंजॉय, थैंक यू।